मेडिसिन मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग, इसमें पिछली क्लास में अपन ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, टिटनेस। टिटनेस में मैंने आपको इसका उपनेम बताया था, निकनेम क्या होता है, लोकजा। इसमें जो जबड़ा होता है एक जगह फिक्स हो जाता है, इसलिए इसको क्या नाम पड़ा, इसका लोकजा। सही है। इसके अलावा अपन ने इसमें देखा था, इसके मुख्य लक्षणों में मांसपेशियों में कंपन उत्पन्न होना, अति उत्तेजना उत्पन्न होना, या अपन कह सकते हैं कि तीसरी पलक का आंखों से बाहर निकलना, या एक हो सकता है मृत्यु। ये सारे लक्षण इसमें हो सकते हैं। इसके बाद में अपन ने रोग कारक के बारे में पढ़ा था, रोग कारक के बारे में पढ़ा था। रोग कारक ईटियोलॉजी, इसका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है जो इसका निर्माण करता है। ये स्पोर का निर्माण करता है। स्पोर क्या होता है, मैंने आपको बताए थे कि स्पोर जो होते हैं ये बैक्टीरिया के चारों तरफ एक प्रकार का आवरण बना लेता है, जिस वजह से उस आवरण को तोड़ना या घोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इस संरचना को क्या बोला जाता है, इस संरचना को स्पोर बोला जाता है। इसके अलावा ये 3 प्रकार के क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है, 3 प्रकार के क्या होते हैं, विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है। एक तो टिटेनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन, तीसरा इसका कारक था टिटेनोलाइसिन, फाइब्रिनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन। ये 3 प्रकार के विषैले पदार्थ इसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। 3 प्रकार के विषैले पदार्थ इसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अलावा ये ग्राम पॉजिटिव होता है, छड़नुमा होता है, या इसके अलावा ड्रम स्टिक अपेंडेंस। ये आपको याद रखनी है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस किसकी होती है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी की जो एक प्रकार की संरचना होती है, ड्रम स्टिक अपीयरेंस। इसके अलावा स्पोर फॉर्मिंग होता है, अवायवीय होता है, जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं, वातावरण में परिवर्तन होता है उसके प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं। ड्रम स्टिक अपीयरेंस इसके प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं, किसके प्रति, बाह्य वातावरण में परिवर्तन के प्रति, या अपन कह सकते हैं कि जो डिसइंफेक्टेंट होते हैं उनके प्रति ये जो बैक्टीरिया होता है, ये इसके स्पोर जो होते हैं वो प्रतिरोधी होते हैं। इसके स्पोर होते हैं वो प्रतिरोधी होते हैं। या इसके अलावा कई वर्षों तक ये वातावरण में या कई वर्षों तक मिट्टी के अंदर ये जीवित रह सकते हैं। इसके अलावा इसको 115 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट के लिए अगर इसको रखा जाए स्पोर को, तो इसको नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ये हो गया इसके स्पोर के बारे में। एपिडेमियोलॉजी, रोग कारक के बाद में इसका फैलाव किस प्रकार होता है। फैलाव की अगर बात करते हैं तो ये फैलाव ये मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है। इसके अलावा जो पोर्स होता है, पोर्स के मल में ये देखने को मिल सकता है, पोर्स फेसेज हॉर्स के यानी घोड़े के मल में ये देखने को मिल सकता है। इसकी सहायता से ये क्या करता है, मिट्टी के अंदर प्रवेश करता है। अब मिट्टी में प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है मिट्टी में कई वर्षों तक ये जीवित रह सकता है। इसके अलावा ये बैक्टीरिया के जो स्पोर होते हैं वो पुरानी जंग लगी वस्तुओं के ऊपर भी कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। अब ये शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं, शरीर में किसी घाव के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं, शरीर में किसी घाव के द्वारा प्रवेश कर सकते हैं। घाव जैसे कि खुर में घाव, या अपन कह सकते हैं बंदियाकरण, पूंछ काटना। इसके अलावा प्रसव के समय इंजेक्शन लगाना, कोई अगर पुराना अगर सिरिंज काम में लेते हैं तो उसमें भी ये रोग होने की संभावना रहती है। अगर नवजात शिशु में अम्बिलिकल कोर्ड जो होती है उसके द्वारा अगर ये इन्फेक्शन होता है नवजात शिशुओं में, तो इसको बोला जाता है नियोनेटल टिटनेस। नियोनेटल टिटनेस ये हो गई इसकी रोग जनकता। सॉरी, एपिडेमियोलॉजी, फैलाव किस प्रकार होता है। रोग जनकता की बात करते हैं तो ये जब शरीर में प्रवेश करता है किसी घाव के द्वारा, तो ये जहाँ पे प्रवेश कर रहा है वो वहीं रहेगा,
और वहीं कोशिकाओं के अंदर रह के, उसी ऊतक के अंदर रह के क्या करेगा, ये 3 प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है, टिटेनोलाइसिन, फाइब्रोनोलाइसिन और टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोलाइसिन क्या काम करता है, ये ऊतकों के अंदर नेक्रोसिस करने का काम करता है। नेक्रोसिस का मतलब होता है कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कोशिकाओं की मृत्यु करने का काम करता है। यानी कि जो नेक्रोसिस किसे कहते हैं, कोशिका की मृत्यु होती है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस करने का काम किसका होता है, टिटेनोलाइसिन का। जब ये टिटेनोलाइसिन बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो ये जिस ऊतक के अंदर उपस्थित है उसमें रक्त में छोड़ दिया जाता है। रक्त में जाने के बाद ये शरीर के विभिन्न अलग अलग प्रकार के ऊतकों के अंदर चला जाता है। वहाँ जाने के बाद नेक्रोसिस की कंडीशन उत्पन्न करता है, नेक्रोसिस की कंडीशन उत्पन्न करेगा। इसके अलावा टिटेनोस्पाज्मिन क्या काम करता है, टिटेनोस्पाज्मिन रक्त के द्वारा तंत्रिका तंत्र में जाएगा, रक्त के द्वारा तंत्रिका तंत्र में जाएगा। अब तंत्रिका तंत्र में जाने के बाद ये परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र में जाएगा और परिधीय तंत्रिका तंत्र में जाने के बाद वहाँ के न्यूरोट्रांसमीटर को अवरोध कर देगा। इसमें न्यूरोट्रांसमीटर का जो कार्य होता है उसको अवरुद्ध कर देगा, जिस वजह से स्पाज्म उत्पन्न हो जाते हैं शरीर के अंदर। स्पाज्म यानी कि दौरे आना प्रारंभ हो जाते हैं। ये किसका काम हो गया, टिटेनोस्पाज्मिन का काम। तो ये हो गया इसकी पैथोजेनेसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइन या अपन कह सकते हैं लक्षण। क्लिनिकल साइंस कौन कौन से क्लिनिकल साइंस है जो इसमें दिखाई देते हैं, इस लक्षण, इस रोग के दौरान। जैसे कि मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होना, सबसे पहला तो मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होना, या अपन कह सकते हैं कपकपी उत्पन्न होना, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्पाज्म उत्पन्न होना, या अपन कह सकते हैं मांसपेशियों के अंदर स्पाज्म या दौरे उत्पन्न होना। ये पहला इसका लक्षण हो गया। इसका नेक्स्ट लक्षण होता है मोह की गति रुक जाना, इसी के आधार पर इसका दूसरा नाम क्या है, लोकजा। इसी के आधार पर इसका जो नाम पड़ा है वो लोकजा, इसी के आधार पर पड़ा है। इसके अलावा तीसरी आंख या आंख में तीसरी पलक जो होती है उसका बाहर आना, आंख में तीसरी पलक जो होती है, तीसरी पलक का बाहर आना, इसका लक्षण हो गया। जो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले कि तीसरी आंख का बाहर आना या मुंह की गति रुकना, जिसको लोकजा कंडीशन मतलब क्या होता है, इसकी जो मांसपेशियाँ होती है, जो मुख की मांसपेशियाँ होती है वो गति करना बंद कर देती है या एक जगह रुक जाती है। इसी के आधार पर इसका नाम पड़ा लोकजा। मांसपेशियों में तनाव या कपकपी उत्पन्न होती है, जिसको क्या बोला जाता है, स्पाज्म उत्पन्न होना। तो किसके द्वारा किया जाता है, टिटेनोस्पाज्मिन एक प्रकार का विषैला पदार्थ जो टिटेनस के द्वारा स्रावित किया जाता है, उसके द्वारा ये कंडीशन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट इसका लक्षण है पीछे के पैरों का सख्त हो जाना, सख्त हो जाना यानी कि जो पीछे के पैर जो होते हैं वो कार्य करना बंद कर देते हैं। इसके अलावा चाल में गड़बड़ी, चाल में गड़बड़ी या अपने से कह सकते हैं रगड़ कर चलना, अपन कह सकते हैं
रगड़ कर चलना पशु का, क्योंकि पीछे के पैरों में अगर सख्ती हो जाती है, सख्त हो जाते हैं, पीछे के पैर अकड़ जाते हैं, तो इस वजह से क्या होगा, चाल में गड़बड़ी भी देखने को मिलेगी और जो पशु होता है वो पैर रगड़ कर चलता है। नेक्स्ट, सामान्य संवेदनाओं के प्रति असंवेदनशील। असंवेदनशील, सामान्य संवेदनाएं जैसे कि सुनना, या इसके अलावा हाथ लगाने पर प्रतिक्रिया देना, हाथ लगाने पर जो मांसपेशियां होती है उनका प्रतिक्रिया देना, ये सब जो होती है ये बंद हो जाती है, इनके प्रति असंवेदनशील हो जाती है। यानी कि अगर पीछे का पैर सख्त हो गया, काम नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात अगर उसको हाथ लगाएंगे तो वहाँ का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, और जो असंवेदनशील की जो घटनाएं होती है वो असंवेदनशील होती है, मतलब जो शरीर होता है उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है। इसके अलावा कानों का खड़ा होना, अति संवेदनशील है। असंवेदनशील नहीं, अति संवेदनशील। अति संवेदनशील का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन देना, किसी भी संवेदनशीलता के प्रति ज़्यादा रिएक्शन देना। तो संवेदनाओं के प्रति अति संवेदनशील होना, कानों का खड़ा होना, जैसे कि इसके अलावा नासा छिद्रों का फैल जाना, नासा छिद्रों का फैलना, ये हो गया। इसके अलावा मुंह से लार टपकना, मुंह से लार टपकना, कब्ज होना, कब्ज की कंडीशन ऐसे बोल सकते हैं, कब्ज होना। इसके अलावा मूत्र का निष्कासन नहीं कर पाना, मूत्र का निष्कासन नहीं कर पाना, ये कंडीशन एक बार देख लो। मांसपेशियों में तनाव उत्पन्न होना, या अपन कह सकते हैं कपकपी उत्पन्न होना, जिसको क्या बोला जाता है, स्पाज्म बोला जाता है। मुंह की गति रुक जाना, या अपन कह सकते हैं लोकजा, मुंह की गति रुक जाना या लोकजा, जो मांसपेशियां होती है, मुंह की मांसपेशियां जो होती है वो काम करना बंद कर देती है, जिस वजह से इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, लोकजा। और इसी डिजीज का दूसरा नाम मैंने आपको बताया था क्या, लोकजा। तो ये क्वेश्चन जो कई बार आता है लोकजा के नाम से भी आता है। आंख में तीसरी पलक जो होती है वो बाहर आ जाती है, पीछे के पैर जो होते हैं सख्त हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, चाल में गड़बड़ी, या अपन कह सकते हैं रगड़ कर चलना। सामान्य संवेदनाओं के प्रति अति संवेदनशील होना, मतलब जो सामान्य संवेदनाएं अगर पशु को देते हैं उनके प्रति ज़्यादा रिएक्शन देते हैं, सही है, क्योंकि इसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो हाइपर हो जाता है, ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है। तो छोटी सी संवेदना भी उसके प्रति जो होता है पशु अति ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तीव्र संवेदना देता है। कानों का खड़ा होना, नासा छिद्रों का फैलना, मुंह से लार टपकना, कब्ज होना, मूत्र का निष्कासन नहीं कर पाना, ये कंडीशन किसके हैं, टिटनस के। इसके अलावा और भी कई इसके लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बुखार आना, नाड़ी दर का बढ़ना, या अपन कह सकते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। इसके अलावा मांसपेशियों में संकुचन, मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होना, जिससे क्या होता है, जिससे जो पशु होता है 100 हॉर्स की कंडीशन आ जाती है। अब ये 100 हॉर्स क्या होता है, 100 हॉर्स पोस्चर जिसको बोला जाता है। 100 हॉर्स का मतलब होता है कि जो हॉर्स के जो जूते होते हैं उनको 100 हॉर्स बोला जाता है, यानी कि हॉर्स के खुरों के नीचे कुछ लोहे की
लगाए जाते हैं ताकि उसके जो खुर होते हैं घिसे नहीं। जो हॉर्स होता है वो लंबी राइडिंग के लिए भी जाता है, तो इस वजह से क्या होता है उसके पैरों के नीचे, उसके खुर के नीचे लोहे की एक परत लगाई जाती है जिसको बुलाता है 100 हॉर्स। सही है। तो उसके समान जो पशु होता है उसकी कंडीशन 100 हॉर्स के समान दिखाई देने लग जाती है। तो ये चीज़ भी एक कंडीशन है, इसका एक लक्षण है जो आपको ध्यान रखना है कि 100 हॉर्स पोस्चर जो पशु होता है उसकी कंडीशन किस प्रकार हो जाती है, इसका पोस्चर, उसकी आकृति किस प्रकार हो जाती है 100 के हॉर्स के समान। या अपन कह सकते हैं कि जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, उसके जूते के समान इसकी कंडीशन देखने को मिलती है, इसका पोस्चर देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 100 हॉर्स पोस्चर इसमें कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि मांसपेशियाँ में संकुचन उत्पन्न हो जाता है जिस वजह से ये कंडीशन उत्पन्न होती है। पशु के चलने में दिक्कत होना, चलने में दिक्कत होना, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि पशु जो होता है नीचे गिर जाता है, पशु का नीचे गिरना, पशु का नीचे गिरना। इसके अलावा पीछे वाले पैर जो होते हैं पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं, पीछे वाले पैर पीछे की तरफ तथा आगे वाले आगे की तरफ। आगे वाले आगे की तरफ चले जाते हैं, पीछे वाले पैर होते हैं वो और ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, आगे वाले पैर होते हैं वो और ज़्यादा आगे चले जाते हैं। इस कंडीशन के अंदर जो बुखार होती है वो कितनी हो सकती है, इसके अंदर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक भी इसमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती, फ़ारेनहाइट 108 डिग्री फ़ारेनहाइट इसकी बुखार देखने को मिल सकती है, तापमान इतना देखने को मिल सकता है। गंभीर परिस्थितियां अगर इलाज नहीं किया जाए, पशु का अगर इलाज नहीं किया जाए, मतलब गंभीर परिस्थिति अगर देखने को मिलती है, तो गंभीर परिस्थिति में श्वास रुकने की वजह से क्या होता है, पशु की मृत्यु भी हो जाती है। श्वास रोकने की वजह से पशु की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये सारे लक्षण किसके हो गए, टिटनेस के या लोक जा कंडीशन, लोक जाके ये सारे लक्षणों के, बुखार का आना जिसमें बुखार कितनी हो सकती है 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है, बीपी का बढ़ना, मांसपेशियों में संकुचन, और मांसपेशियों में संकुचन होने की वजह से जो पशु का पोस्चर होता है वो 100 हॉर्स पोस्चर कहलाता है, मतलब घोड़े की जो जूते होते हैं उसके समान इसकी संरचना दिखाई देती है। पशु के चलने में दिक्कत आती है तथा पशु जो होता है नीचे गिर जाता है, पीछे वाले पैर पीछे की तरफ और आगे वाले पैर और ज़्यादा आगे की तरफ आ जाते हैं। इसके अलावा गंभीर परिस्थिति में श्वसन रुकने की वजह से क्या होता है, पशु की मृत्यु भी हो जाती है। ये सारे लक्षण हो गए इसके क्लिनिकल साइन। नेक्स्ट है इसका डायग्नोसिस, पहचान किस प्रकार की जाती है। एक तो लक्षणों के आधार पर, लक्षणों के आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है, या इसके अलावा रोग कारक का संवर्धन, रोग कारक का संवर्धन करके, यानी इसका कल्चर करके, इसमें कई टेस्ट किए जाते हैं जैसे कि पीसीआर या एलाइजा, ये सारे इसके लिए टेस्ट किए जाते हैं जिससे इसका कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो जाता है, डिजीज का कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो जाता है। अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसके अंदर आपको याद रखना है कई डिजीज हैं जैसे कि हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोमैग्नीशियम का मतलब होता है मैग्नीशियम की कमी, शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी होती है तो भी शरीर के अंदर दौरे पड़ने जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इसलिए इसको जब इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो इस चीज़ का भी, इस रोग का भी ध्यान में होना चाहिए, हाइपोमैग्नीशियम। इसके अलावा
पॉलीइंसेफेलोमलेशिया, पॉलीइंसेफेलोमलेशिया। पॉलीइंसेफेलोमलेशिया का मतलब होता है शरीर के अंदर विटामिन ई की कमी, विटामिन ई की कमी। इस वजह से भी क्या होता है, पॉलीइंसेफेलोमलेशिया कंडीशन होती है। और शरीर के अंदर जो होता है वो शरीर के अंदर क्या होता है, स्पाज्म जैसी कंडीशन, या अपन कह सकते हैं कि नर्व साइन दिखाई देते हैं। कौन, पॉलीइंसेफेलोमलेशिया में भी। एंटेरोटॉक्सीमिया, एंटेरोटॉक्सीमिया इसके जस्ट आगे डिजीज आएगा एंटेरोटॉक्सीमिया, वो उसके बारे में भी आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। वाइट मसल डिजीज, वाइट मसल डिजीज जो कि विटामिन ई और सेलेनियम की कमी से होता है पशु के अंदर। नेक्स्ट है मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। ये सारे जो आपको ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने डिजीज बताए, ये रूमिनेंट्स में दिखने वाले डिजीज है। इसमें रूमिनेंट्स में जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इनके अंदर दिखने वाले ये डिजीज हैं जो किससे मेल खाते हैं, टिटनस डिजीज से मेल खाते हैं। अगर हॉर्स की बात करते हैं, हॉर्स में कौन कौन से डिजीज, एक तो हाइपोकैल्सीमिक, कैल्शियमिक टिटेनी, जो कंडीशन रूमिनेंट्स में मैग्नीशियम की कमी से होती है, वही कंडीशन हॉर्स के अंदर कैल्शियम की कमी से होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मायोसाइटिस, मायोसाइटिस, मेनिंजाइटिस, इसके अलावा एक्यूट लेमिनाइटिस, एक्यूट लेमिनाइटिस। ये 4 प्रकार की डिजीज हैं जो आपको हॉर्स के अंदर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के रूप में ध्यान रखनी है। हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी, मायोसाइटिस या मेनिंजाइटिस, ये जिसको एक्यूट लेमिनाइटिस भी इसके अंदर है, मेनिंजाइटिस भी है, मायोसाइटिस भी है, हाइपोकैल्सिमिक टिटेनी, ये सारे आपको याद रखने। ये हो गया डिफरेंशियल डायग्नोसिस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उपचार की। इसका ट्रीटमेंट, उपचार के लिए सबसे पहले एंटीबायोटिक। उपचार इसका किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले तो जब किसी चोट लगती है, कभी कोई नुकीली चीज से या अपन कह सकते हैं जंग लगी हुई चीज से पशु को चोट लगती है, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक टीका आता है जिसको बोला जाता है TATVAC, टिटनस एंटीटॉक्सिन वैक्सीन। टिटनस एंटीटॉक्सिन वैक्सीन के नाम से एक टीका आता है, वो तुरंत लगाना चाहिए। और कितने देर में, 48 घंटे के अंदर अंदर इसको लगाना चाहिए। 48 घंटे के अंदर अंदर इस टीके को लगाना चाहिए। जब भी किसी पशु के चोट लगती है किसी नुकीली चीज से या किसी धारदार या अपन कह सकते हैं जंग लगी हुई पुरानी चीज से पशु को चोट लगती है, तो उस समय TATVAC 48 घंटे के अंदर इसको लगाना चाहिए। इसके अलावा जो घाव होता है उसको H2O2 से साफ करना चाहिए। जो घाव होता है उसको H2O2 सॉल्यूशन से साफ करना चाहिए। इसके अलावा H2O2 से साफ करना चाहिए। साफ करने के बाद उसके ऊपर पेनिसिलिन लगानी चाहिए, उस घाव के ऊपर पेनिसिलिन लगानी चाहिए। और इसको पेनिसिलिन को इंट्रावेनस भी दे सकते हैं या इंट्रामस्कुलर भी इसको दे सकते हैं, और घाव के ऊपर भी इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी एंटीबायोटिक्स हैं जो काम में ली जा सकती है, जैसे कि क्लोप्रोमाजीन, इसकी डोज रेट हो सकती है 0.8 से 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट। सही है। इसके अलावा
अपन मैग्नीशियम सल्फेट इसको दे सकते हैं, क्लोरल हाइड्रेट दे सकते हैं। क्लोरल हाइड्रेट, इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये ड्रग्स इसको दी जा सकती है। इसके अलावा अगर फीडिंग नहीं करता है तो उस समय फ्लूइड थेरेपी में अपन इसमें दे सकते हैं। फ्लूइड थेरेपी में TNS दे सकते हैं, NS दे सकते हैं, TNS, NS, RL, ये फ्लूइड थेरेपी इसको दी जा सकती है। इसके अलावा लक्षणात्मक उपचार, जैसे कि दर्द को कम करने के लिए पायरेटिक है, एंटीपायरेटिक हो गई, और बुखार को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक, और दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जा सकती है। ये सारे लक्षण हो गए, ये ट्रीटमेंट हो गया। इसके अलावा लक्षणात्मक उपचार में अगर कब्ज की कंडीशन है तो उसके लिए इनेमा करना चाहिए। मूत्र निष्कासन के लिए कैथेटर लगाना चाहिए। मूत्र निष्कासन के लिए कैथेटर लगाना चाहिए। ये सारे इसके ट्रीटमेंट करने चाहिए। रोकथाम की अगर बात करते हैं तो रोकथाम में मैंने आपको बताया था कि TAT वैक्सीन लगानी चाहिए। TAT वैक्सीन लगानी चाहिए, जो कि अगर अपन बात करते हैं तुरंत अगर चोट लगने के बाद TAT वैक्सीन लगाते हैं तो ये वैक्सीन 3 से 4 माह तक काम करती है, 3 से 4 माह तक कार्य कर सकती है। इसके अलावा इसमें एक और आती है, 10 से 14 दिन तक काम करती है। 3 से 4 माह नहीं, 10 से 14 दिन तक ये कार्य करती है। 10 से 14 दिन तक कार्य करती है। अगर तुरंत अपन लगाते हैं, कोई चोट लगने के बाद TAT वैक्सीन लगाते हैं तो वो 10 से 14 दिन तक कार्य करती है। इसके अलावा एक आती है फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, टॉक्सोइड वैक्सीन, फॉर्मेलिन इनएक्टिवेटेड एडजुवेंटेड टॉक्सिन, ये वैक्सीन आती है जो कि अपन किसके लिए यूज करते हैं, टिटनेस के लिए यूज करते हैं। और ये जो होती है वो पशु के 3 से 4 माह की उम्र में लगानी चाहिए। 3 से 4 माह की उम्र में लगानी चाहिए, जो वर्ष भर क्या होती है, एंटीबॉडी प्रदान करती है। वर्ष भर पशु को एंटीबॉडी प्रदान करती है। तो ये हो गया टिटनेस के बारे में। टिटनेस हो गया कंप्लीट, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।